चैप्टर 11 त्रासदी। प्रशांत महासागर में अनेक उद्योग हैं, लेकिन प्राचीन चंदन के व्यापार से अधिक आकर्षक कोई नहीं है। एक सुगंधित व्यवसाय जो खोपरा के आने के साथ ही समाप्त हो गया। उपन्यासकार और साबुन बनाने वाले के रोमांस के सागर में आने से पहले, बीपी नौकाओं के आने से पहले या होनोलुलु के सैन फ्रांसिस्को की भाषा बोलने से पहले। उन दिनों लेवोआ ब्रेडफ्रूट के लहराते हरे रंग, समुद्र की ओर झुके हुए ताड़ के पेड़ों और ड्रैकेना के उछलते पत्तों के ऊपर दिखाई देता था। समुद्र से दिखाई देने वाली एक पट्टी, जहां चंदन के पेड़ उगते और फलते फूलते थे। मर्टर जैसे पेड़, कई शाखाओं वाले और तने में 1 फुट से ज्यादा मोटे नहीं, सफेद स्वादिष्ट सुगंधित लकड़ी की जड़ में पीले रंग की गहराई तक। लेवा के व्यापारी सैंडर्स ने इस लकड़ी का निर्यात किया और इसके लिए व्यापारिक वस्तुओं का भुगतान किया। 5 सेंट प्रति लकड़ी की दर से तंबाकू की इतनी सारी छड़ियां, इतने सारे रंगीन मोती या चाकू बनाने के लिए लोहे के टुकड़े, एक पेड़ के लिए। उसने ये कीमत कबीले के मुखिया ताहुकू को चुकाए और उसने पेड़ों को काटने, छाल निकालने और लकड़ी को काटने के काम के लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया। ताहुकू ने ये सब व्यवस्था की। वह लेवा का पूंजीपति था, हालांकि उसकी एकमात्र पूंजी उसकी अपनी क्रूरता और चालाकी थी, लेकिन पेड़ों पर सभी का अधिकार था। पहले से ही काटे गए और गोदामों में संग्रहित किए गए लट्ठों को सुगंधित ढेरों में लैगून के पार केर्मडेक तक पहुंचाया गया और हाथ से हाथ में जहाज पर चढ़ाया गया, डिक पर ढेर लगाया गया और फिर होल्ड में रख दिया गया। यह एक धीमा व्यवसाय था जिसे ली मुआन समझ से परे आंखों से देख रही थी। उसे व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह केवल वही जानती थी जो स्रू ने उससे वादा किया था कि जल्द ही, बहुत जल्द, जहाज मुड़ जाएगा और कैरोलिन को एक बार फिर से खोजने के लिए दक्षिण की ओर जाएगा। वह उस पर विश्वास करती थी क्योंकि वह सच बोलता था और सत्य के प्रति उसकी वृत्ति उतनी ही प्रखर थी जितनी दिशा के प्रति उसकी वृत्ति। इसलिए वह प्रतीक्षा करती रही और देखती रही कि माल इत्मीनान से दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह आता रहा। माल कहीं नहीं जाने वाला था, उसे कभी बेचा नहीं जाना था, उसे कभी धूप, मोतियों, आकर्षक बक्सों और अलमारियों में नहीं बदला जाना था। माल को केवल उन शक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाता था जिन्होंने किरमाडेक और उसके कप्तान की कमान संभाली थी, क्योंकि जब तक माल जहाज पर नहीं आ जाता, जहाज अपना पानी और केले और तारों के रूप में अपने समुद्री भंडार को नहीं ले सकता था। उन रास्तों से नीचे उतरते हुए, जहां दोनों ओर बड़े बड़े फन लगे हुए थे और आटू और कटहल के पेड़ अपनी छायाएं डालते थे, लेवा के लोग नंगे, पॉलिश किए हुए महोगनी की तरह और चंदन की लकड़ी के सफ़ेद सुगंधित लट्ठे लिए हुए आए। जब वे उन्हें हीरे के समान स्वच्छ पन्ने के हरे पानी के पार ले गए, जहां किरमाडेक 12 फैदम के नीलम नीले रंग में खड़ा था, उनके गीत हवा में आते और चले जाते थे। गायक इस बात से बेखबर थे कि उस तट का सारा काम उतना ही व्यर्थ था जितना कि चींटियों का श्रम या छायाओं की गति, जो ली मुआन द्वारा अपने बाएं कान के पीछे रखे गए मोती की शक्ति से बेकार हो गई थी। नौकायन से एक रात पहले, जहाज पर पानी और फल लाए गए और पीटरसन सैंडर्स के साथ रात्रिभोज करने के लिए किनारे पर चले गए और रंटन को अपने साथ ले गए। कार्लिन जहाज की देखभाल के लिए पीछे रह गए। यह एक सुंदर शाम थी। सूर्यास्त की रोशनी चट्टानों के झाग पर सुनहरा रंग बिखेर रही थी और लेवोआ की ऊंचाइयों, पेड़ों और फूटते हुए झरने को सुनहरा बना रही थी, जिसकी दूर से आती आवाज हवा में ध्वनि की धुंध भर रही थी। कार्लिन, रेलिंग पर झुके हुए, नाव को किनारे पर आते हुए देख रहा था। स्रू पिछली पतवार पर था और पीटरसन पतवार चला रहा था। उसने पीटरसन और साथी को समुद्र तट पर चलते हुए और पेड़ों के बीच गायब होते हुए देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि नाव समुद्र तट पर उनका इंतजार करे, क्योंकि लौटने के बजाय स्रू और उसके आदमी रेत पर बैठ गए, अपने पाइप जलाए और सूकेन खेलने लगे। हवा में कंकड़ और मूंगे के टुकड़े उछाले और उन्हें अपने हाथों की पीठ पर पकड़ लिया। कार्लिन ने अपना पाइप जलाया। वह जो देख रहा था वह किसी भी स्टेज प्ले से ज्यादा दिलचस्प था, क्योंकि वह जानता था कि समय आ गया है, जहाज पर पानी और सामान आ चुका है और जहाज सूर्योदय के समय अपना लंगर उठाने वाला है। वह समुद्र तट पर अपनी आंखें गड़ाए खड़ा था। व्यापारी का घर और दुकान पेड़ों के बीच में कुछ 100 गज की दूरी पर थी और पैतृक गांव चंदन के पेड़ों के आरंभ से 1/4 मील दूर था।
क्या व्यापारी के घर में कोई उपद्रव गांव के लोगों को सुनाई देगा? उसने ये सवाल अपने आप से सामान्य तरीके से पूछा और जवाब आया, नहीं। जब तक गोली न चलाई जाए, लेकिन तब भी गोली चलाए बिना कैसे 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 क्या? उसने खुद के साथ कोई विस्तृत चर्चा नहीं की। वो किनारे पर खड़े लोगों को देख रहा था और फिर उसने देखा कि स्रू अचानक खेल से थक गया है। उठकर अपने आप को तानकर नाव की ओर चल पड़ा। नाव के पास एक मछली पकड़ने वाली डोंगी किनारे पर खड़ी थी और स्रू ने नाव पर 1 मिनट तक विचार किया और अपना ध्यान डोंगी की ओर लगाया। उसने नाव के बाहरी हिस्से की जांच की, उस पर अपना पैर दबाया और फिर अंदर की ओर झुककर कुछ निकाला। यह एक मछली पकड़ने वाला भाला था जिसमें एक ही कांटा था। कार्लिन को याद आया कि उतरते समय रंटन ने डोंगी के अंदर देखा था, मानो जिज्ञासा से या मानो ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें कुछ है। कौन बता सकता था? मछली पकड़ने का भाला स्रू को दिलचस्प लगा। उसने उसे ऐसे रखा जैसे कि वह फेंकना चाहता हो, कांटे की जांच की और फिर भाला हाथ में लेकर उन लोगों के पास वापस आया जो अभी भी अपना खेल खेल रहे थे और बैठ गए। कार्लिन ने उसे भाला दिखाते हुए देखा, उसे रखते हुए, बातें करते हुए, निस्संदेह सोमा की चट्टान पर मारे गए मछलियों की पुरानी कहानियां सुनाते हुए। फिर जैसे कि थक गया हो, उसने भाले को अपने बगल की रेत पर फेंक दिया और वापस लेट गया जबकि दूसरे लोग अपना अंतहीन खेल जारी रखते थे। फिर अंधेरा छा गया और तारों की रोशनी की लगातार बढ़ती हुई वर्षा होने लगी, जब तक कि कोयले की बोरी आकाशगंगा में संगमरमर में किए गए छेद की तरह दिखाई देने लगी और समुद्र तट भूतलोक के समुद्र तट की तरह दिखाई देने लगा। उस पर आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं और विशेष रूप से अब स्रू की आकृति, जो अचानक उठ खड़ी हुई थी, मानो भयभीत हो गई हो और हाथ में भाला लिए खड़ी थी। फिर वह दौड़कर पेड़ों की ओर गया और गायब हो गया। कार्लिन रेलिंग से दूर हो गया और थूक दिया। उसके हाथों की हथेलियां पसीने से तर थीं और उसके कानों में हर धड़कन के साथ कुछ खटखट खटखट हो रहा था। जहाज पर मौजूद कनकियां नीचे फोकल में थीं जहां से एक पतली द्वीप की आवाज उठकर अंतहीन गीत गा रही थी। डेक सिर्फ ले मोआन की आकृति के लिए साफ था और कार्लिन, उत्तेजना से आधा पागल, समुद्र तट की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक शराबी आदमी की तरह इधर उधर घूम रहा था और लड़की से चिल्लाने और बात करने लगा। हाय, तुम कनक लड़की हो, कार्लिन चिल्लाया। समुद्र तट पर कुछ है, भगवान भगवान। वह बात नहीं कर सकती, तुम क्यों नहीं बोल सकती? अरे, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? लड़कों को आगे बढ़ाओ, हम लंगर को ऊपर रखना चाहते हैं। वह फोकल हेड के पास गया और लात मारी, नीचे के हाथों को ऊपर गिरने के लिए कहा, ऊपर गिरने के लिए, और उनके गायन को नरक में जाने दो क्योंकि समुद्र तट पर कुछ चल रहा था। सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसमें वह खुद भी शामिल था। अगर वे एक सफ़ेद चालक दल थे। फिर सैलून में भागते हुए उसने स्टोव की अलमारी को पीटा और तोड़ दिया जहां उसे पता था कि विस्की रखी गई थी। अपनी नंगी मुट्ठियों से तब तक पीटा जब तक कि पैनल टूट नहीं गए और उसने उन्हें फाड़ दिया और विस्की की बोतल की गर्दन तोड़ दी। खून बहते होठों के साथ तब तक पीता रहा जब तक कि बोतल का 1/4 हिस्सा खत्म नहीं हो गया। फिर वह मेज पर बैठ गया और बोतल को गर्दन से पकड़े हुए फिर से खुद को संभाले रहा। तंत्रिका संकट अचानक खत्म हो गया था जैसे वह आया था। हाँ, उस रात समुद्र तट पर कुछ तो चल रहा था। जब ले मोआन और बंदरगाह की रेलिंग के पास भीड़ लगाए चालक दल के लोग देख रहे थे, तभी अचानक रांटान की आकृति पेड़ों से टूटकर रेत पर दौड़ती हुई नाव की ओर आई, जिसके पीछे पीछे स्रू भी आ रही थी। उसने नाव के कनक से चिल्लाते हुए स्रू की आवाज सुनी, ताहुकू ने श्वेत व्यक्ति को मार डाला है, व्यापारी और पीटसन मारे गए हैं। उसने देखा कि नाव तारों से जगमगाते पानी में भाग गई और जैसे ही वह जहाज की ओर आई, उसने देखा कि चालक दल के कुछ लोग विंडलेस की ओर भागे और लंगर की चेन को नीचे खींचना शुरू कर दिया, जबकि अन्य लोग जिब से गैस्केट हटाने और मुख्य पाल को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कार्लिन द्वारा पहले से ही भयभीत स्रू के शब्दों ने काम पूरा कर दिया। ताहुकू हत्या करने के लिए तैयार था और जब वे मेहनत कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, तो कार्लिन ने डेक पर शोरगुल सुनकर विस्की की बोतल को एक चारपाई में सीधा रखा और सीढ़ी से लुढ़कते हुए ऊपर आया और लगभग रांटन की बाहों में आ गया जो रेलिंग पर लुढ़कते हुए आया था।